हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो वेव फंक्शन शाई होता है इसके बारे में, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम क्वांटम यांत्रिकी को पढ़ते हैं तो हम किसी भी कण की गति का अध्ययन करते हैं और किसी भी कण की गति को अगर हमें संपूर्ण रूप से उस कण को वर्णित करना है, उसके व्यवहार को समझना है, तो हमारे लिए ये जो वेव फंक्शन शाई होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये किस तरीके से, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेंस क्या होता है, इसकी भौतिक सार्थकता क्या होती है। ठीक है, तो वेव फंक्शन शाई को समझना बहुत जरूरी है और साथ ही हम आज ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, साथ ही प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। आप ध्यान से पढ़ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आएंगे तो आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं वेव फंक्शन शाई। इसको बोलते हैं तरंग फलन या इसको अवस्था फलन भी कहते हैं या इसको तरंग आयाम भी कहते हैं। तीन चीजें हमने अभी तक देखी थी। ठीक है, चल अब देखते हैं ये शाई है क्या। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आप जरूर देखिए वीडियोस को, आपको एक आइडिया मिलेगा। तरंग फलन का मतलब क्या होता है। तो मैं ये कहूं कि मेरे पास में कोई बल क्षेत्र है जिसकी स्थितिज ऊर्जा VRT है। तो VRT स्थितिज ऊर्जा वाले बल क्षेत्र में यदि कोई पार्टिकल, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, यदि कोई कण गति कर रहा है तो उस कण के संपूर्ण व्यवहार को मैं शाई RT से प्रदर्शित कर सकता हूं। ठीक है, तरंग फलन शाई RT से प्रदर्शित कर सकता हूं, मींस VRT स्थितिज ऊर्जा वाले बल क्षेत्र में अगर मुझे किसी कण की गति का अध्ययन करना है तो मैं उस कण को शाई RT फलन से व्यक्त कर सकता हूं। ये उस कण के व्यवहार को पूरी तरीके से वर्णित करेगा, मुझे समझाएगा। क्लियर है, चीज समझ में आ रही है ना। अब ये जो तरंग फलन है, इस तरंग फलन का सीधा कोई भौतिक अर्थ नहीं निकलता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है या सम्मिश्र होता है ये। ठीक है, अब चूंकि इसका सीधा कोई भौतिक अर्थ नहीं निकलता, शाई कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सीधा कोई भौतिक अर्थ नहीं निकलता, ये मुझे किसी समय t पर, किसी समय t पर स्थिति r पर कण के पाए जाने की प्रायिकता के बारे में बताता है। ठीक है, इसका सीधा कोई फिजिकल इंटरप्रिटेंस नहीं है शाई का। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मैक्स बॉर्न ने क्या बताया, मैक्स बॉर्न एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किसी भी समय t पर स्थिति r पर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है PRT, वो मैं मोड ऑफ शाई RT के स्क्वायर से व्यक्त करता हूं। ठीक है, मतलब शाई की कोई फिजिकल इंटरप्रिटेंस नहीं है, फिजिकल इंटरप्रिटेंस या भौतिक सार्थकता मोड ऑफ शाई स्क्वायर की है। शाई स्क्वायर किसी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। चीज क्लियर है, अकेले शाई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शाई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब अगर इसको मैं ओपन करूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, शाई स्टार RT इंटू शाई RT, और यहां पे जो शाई स्टार है ये शाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, सम्मिश्र संयुग्मी है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि अगर किसी स्थितिज ऊर्जा VRT वाले बल क्षेत्र में कण के संपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करना है तो मैं एक तरंग फलन शाई RT से प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, ये शाई RT जो है किसी समय t पर स्थिति r पर कण के पाए जाने की प्रायिकता से संबंधित है
और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसका सीधा कोई भौतिक अर्थ नहीं निकलता। और मैक्स बॉर्न ने मुझे बताया कि मोड ऑफ साई स्क्वायर जो है वो किसी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। ठीक है, और ये साई स्टार साई आरटी होता है, साई स्टार आरटी साई आरटी होता है। साई स्टार आरटी जो है वो साई आरटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। चीज समझ रहे हो? अब मैक्स बॉर्न ने ये प्रतिबंध लगा दिया, या मैक्स बॉर्न के अनुसार अगर मैं ये देखूं तो पी आर टी अगर मैं डीवी लिखूं तो ये हो जाएगा मोड ऑफ साई आर टी का होल स्क्वायर डीवी। ये एक्सप्रेशन क्या बताता है? ये एक्सप्रेशन बताता है कि डीवी आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन मेरा डीवी आयतन में कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। क्लियर है? तो मैक्स बॉर्न ने हमें बता दिया था कि मोड ऑफ साई स्क्वायर का फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या है। अब मैक्स बॉर्न को अगर मैं मैक्स बॉर्न के दिए हुए स्टेटमेंट को मानूं तो मेरे वेव फंक्शन साई के ऊपर दो प्रतिबंध लग जाते हैं, दो लिमिटेशंस लग जाती हैं। अगर मैं मैक्स बॉर्न की ये स्टेटमेंट को करेक्ट मानूं जो कि था, तो मेरे वेव फंक्शन पे दो लिमिटेशंस लग जाती हैं। ध्यान देना, कौन कौन सी दो लिमिटेशंस लग जाती हैं? पहली तो मेरा वेव फंक्शन जो साई आर टी है इसकी वैल्यू कहीं भी इंफिनिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मोड ऑफ साई स्क्वायर आर टी जो है ये प्रोबेबिलिटी को बताता है और प्रोबेबिलिटी कभी भी इंफिनिटी नहीं होती। ठीक है, तो एक प्रतिबंध तो मेरा ये था कि साई आर टी की वैल्यू कभी भी इंफिनिटी नहीं हो सकती, और दूसरा प्रतिबंध ये था मेरा कि साई आर टी जो है मेरा वो हमेशा सिंगल वैल्यूड रहेगा, एक मानी रहेगा, क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ है ना, तो दो या तीन वैल्यू प्रोबेबिलिटी की तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमेशा साई आर टी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो मैक्स बॉर्न ने मुझे ये बताया और इसके ऊपर दो लिमिटेशंस लग गई। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूं कि मुझे किसी कण, कोई आयतन है डीवी, मान लो ये कोई आयतन है डीवी, इसमें कण के पाए जाने की प्रायिकता को लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पी आर टी डीवी बराबर मोड ऑफ साई आर टी स्क्वायर डीवी। ये डीवी आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है, और इसीलिए साई को, ये जो साई है इसको, इसीलिए फंक्शन को यहां एक नया नाम भी देते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ध्यान देना इस पे, है ना? चूंकि ये डीवी आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है, इसलिए साई को मैंने प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी बोला। क्लियर? अब दोस्तों ये जो डीवी आयतन है ये मान लो संपूर्ण आकाश है, तो संपूर्ण आकाश में मेरे कण के पाए जाने की प्रायिकता कहीं ना कहीं तो कण होगा मेरा, तो संपूर्ण आकाश में कहीं ना कहीं कण मिलेगा मेरा, और कहीं ना कहीं कण मिलेगा तो इसके पाए जाने की प्रायिकता 100% होगी। तो मैं इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई मोड ऑफ साई आर टी का स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू 1। ये जो मेरा रिलेशन है, ये रिलेशन मेरा कहलाता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। कहने का मतलब क्या है कि डीवी आयतन अगर मैं संपूर्ण आकाश ले लूं, जो मेरा संपूर्ण आकाश है, तो उसमें कण कहीं ना कहीं मिलेगा मुझे, उसके पाए जाने की प्रायिकता कहीं ना कहीं होगी, एकांक होगी। दैट मीन्स ये जो प्रतिबंध है ये प्रतिबंध एक के बराबर होगा, अर्थात कण मुझे संपूर्ण आकाश में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस प्रतिबंध को मैं कहता हूं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ध्यान देना, या हिंदी में अगर आप बोले तो इसको बोलते हैं अपन सामान्यीकरण प्रतिबंध। ठीक है, और बच्चों जो इस प्रतिबंध का जो तरंग फलन
इस प्रतिबंध का पालन करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रसामान्यीकृत तरंग फलन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। चीज समझ रहे मेरी? तो इस तरीके से वेव फंक्शन का फिजिकल इंटरप्रिटेंस ये होता है। आप पॉज करके फटाफट उतारो इसको। चलिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमने बात करी अभी तक, देखो हमने तरंग फलन को एक नया नाम दिया, क्या? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है, या प्रायिकता आयाम बोला मैंने शाई को, ठीक है। हमने तरंग फलन के ऊपर दो प्रतिबंध लगाए कि एक तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी नहीं हो सकती, मतलब ये परिमित होना चाहिए, और एक ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, क्योंकि एक से अधिक मान प्रायिकता के नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने एक तो बात करी, ये जो शाई है, ये शाई मेरा क्या है? मैंने इसको बोला प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। क्या बोला मैंने इसको? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड या तरंग आयाम। और एक बात करी मैंने कि किसी भी डीवी आयतन में कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है या प्रायिकता घनत्व जो होता है, उसको मैंने लिखा, ये होता है मोड ऑफ शाई आरटी का स्क्वायर इंटू डीवी, ठीक है। इसको मैंने बोला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रायिकता घनत्व। और ये मैंने बोला कि प्रायिकता तरंग आयाम है, या ये मेरा प्रायिकता आयाम है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको मैं प्रायिकता आयाम भी बोल सकता हूं। क्लियर है? अब यदि कोई मेरा इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी स्थितिज ऊर्जा वीआरटी वाले बल क्षेत्र में गति कर रहा है, ध्यान से समझना इस चीज को। कोई मेरा पार्टिकल है जो चार्ज पार्टिकल है, जिसके पास कोई ना कोई मास m है। अगर ये m मास वाला पार्टिकल स्थितिज ऊर्जा वीआरटी वाले बल क्षेत्र में गति कर रहा है, तो इस स्थितिज ऊर्जा वाले बल क्षेत्र में गतिशील इस कण के प्रायिकता धारा घनत्व नई टर्म है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही मूव करेगा तो वहां करंट जुड़ जाएगा। तो करंट डेंसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को, उसको मैं डिनोट करता हूं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को मैं डिनोट करता हूं एस वेक्टर आरटी से, ठीक है। और इसको मैं, इसका डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको अभी मैं डिराइव करूंगा, तो इसको मैं व्यक्त कर सकता हूं, इसको h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m ब्रैकेट शाई स्टार डेल शाई माइनस शाई डेल शाई स्टार। बच्चों, ये प्रायिकता धारा घनत्व का फॉर्मूला है जिसे हम आज डिराइव करेंगे, और साथ ही हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्यता समीकरण। सातत्य समीकरण क्या होती है? क्लियर है बात? ठीक है। तो यहां मैंने क्या लिया कि m द्रव्यमान है अगर किसी कण का है और वो वीआरटी स्थितिज ऊर्जा वाले बल क्षेत्र में गति कर रहा है, वीआरटी स्थितिज ऊर्जा वाले बल क्षेत्र में गति करने के कारण उसके जो प्रायिकता धारा घनत्व होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे डिराइव होता है। देखो, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मेरी एक वेबसाइट है, उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए, तो मैं बात करता हूं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की, जो कि क्या होती है मेरी आयोटा h क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। यहां आर टी जो है ये आप लगा हुआ मान ले, मीन्स साई डिपेंड ऑन पोजीशन एंड टाइम इज इक्वल टू माइनस
एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर शाई, इसके आगे भी मैं आर टी फंक्शन मान लेता हूं, प्लस v आर टी शाई। ये मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन है। क्लियर? ये मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन है। नोट कीजिए इसको जरा, पानी पी लेता हूं। तो बच्चों, इस श्रोडिंगर इक्वेशन से मैं आज मेरे प्रायिकता धारा घनत्व के सूत्र को भी निकालूंगा और साथ ही देखूंगा कि सातत्यता समीकरण क्या होती है। तो अब ये समीकरण है मेरे पास में, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूं, इसका मैं क्या करूं, सम्मिश्र संयुग्मी लूं, तो सम्मिश्र संयुग्मी लेने पर आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा और शाई स्टार में चेंज हो जाएगा, ये तो हम सब जानते हैं। तो देखो ये आयोटा, तो यहां हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल शाई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, यहां आर टी में बार बार नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड है, इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर शाई स्टार, आर टी में नहीं लिखूंगा बार बार, ठीक है, प्लस v। अब v तो स्थिति जुड़ जाए, वो तो चेंज होगी नहीं, और उसको मतलब वो रियल क्वांटिटी होती है, उसका कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो यहां पे हो जाएगा इंटू शाई स्टार, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये क्लियर है दोनों चीजें, दोनों इक्वेशन। अब मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 को शाई स्टार से, इक्वेशन 2 को शाई से मल्टीप्लाई करता हूं लेफ्ट साइड से। ध्यान देना, क्या करूं मैं, इक्वेशन 1 को शाई स्टार से और इक्वेशन 2 को शाई से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। चलिए, तो इक्वेशन 1 को करते हैं, ये हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस शाई डेल शाई, शाई स्टार से करना है ना, तो शाई स्टार डेल शाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, यहां माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, फिर शाई स्टार डेल स्क्वायर शाई प्लस v शाई स्टार और शाई। क्लियर है? इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। और 4 को क्या करना है मुझे, शाई से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कर दूंगा माइनस आयोटा एच क्रॉस शाई डेल शाई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m शाई डेल स्क्वायर शाई स्टार प्लस v शाई स्टार। इक्वेशन नंबर 4। मैथमेटिक्स है, आप अटेंटिव रहें, अगर कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब ये मेरे पास में 2 इक्वेशंस हैं, तो अब मैं क्या करता हूं, डू इक्वेशन 3 माइनस 4, मैं क्या करूं, तीसरी में से चौथी इक्वेशन घटा देता हूं। देखिए, इसमें से ये घटाते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास में, देखिए इससे मैं ये घटाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा आयोटा एच क्रॉस, इसमें से ये घटानी है ना, तो आयोटा एच क्रॉस कॉमन आ गया, ये हो जाएगा मेरा शाई स्टार डेल शाई अपॉन डेल टी। अब देखो माइनस, इसमें से ये माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा प्लस शाई डेल शाई स्टार अपॉन डेल टी, ठीक है। फिर ये मैं क्या करूं, माइनस कॉमन ले लूं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा शाई स्टार डेल स्क्वायर शाई माइनस शाई डेल स्क्वायर शाई स्टार प्लस v शाई स्टार शाई माइनस शाई स्टार, ठीक है। अब यहां में एक देखो, शाई स्टार शाई इज इक्वल टू शाई स्टार होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये टर्म मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो गया मेरा आयोटा एच क्रॉस। और देखो ये है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल अपॉन डेल टी
शाई स्टार। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। चलिए, तो ये हो गया, फिर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहां ये जो इक्वेशन है इसमें से मैं डेल कॉमन ले लेता हूं, डेल डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं। डॉट प्रोडक्ट 11th में पढ़ा हुआ है ना, नहीं पढ़ा हुआ तो 11th की प्लेलिस्ट में जाकर के देखना। तो ये हो गया मेरा शाई स्टार डेल शाई माइनस शाई डेल शाई स्टार, और ये टर्म मेरी 0 हो गई। क्लियर है? अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी शाई स्टार। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इसको मैं डेल डॉट के अंदर ब्रैकेट में रखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस एक एच क्रॉस को मैं क्या करूं, देखो ये एच क्रॉस से ये एच क्रॉस कैंसिल कर देता हूं एक तो, और ये आयोटा को नीचे ले जाता हूं, तो ये मेरा हो गया माइनस एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम। ठीक है, यही हुआ। और अगर मैं ये जो डेल डॉट है, इस डेल डॉट को मैं बाहर ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट, यहां कोई वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। और अंदर में लिख देता हूं शाई स्टार डेल शाई माइनस शाई डेल शाई स्टार। ठीक है, अब ये तो होता है मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये होती है मेरी जो मैंने डिफाइन किया था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो इक्वेशन आ गई मेरी डेल पी अपॉन डेल टी, ये टर्म इधर आएगी। ठीक है, ये टर्म इधर आएगी, यहां पे ये माइनस है तो इधर आएगी तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस डेल डॉट एस इज इक्वल टू 0। तो ये है मेरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या इसको बोलते हैं सातत्य समीकरण। ये किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिफाइन करती है जब वो पार्टिकल किसी स्थितिज ऊर्जा वीआरटी वाले बल क्षेत्र में गति करता है। ठीक है, और इसकी करंट डेंसिटी को हम एस से डिनोट करते हैं, या इसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हम एस से डिनोट करते हैं। चीज समझ में आई मेरी? तो ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूले को या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिराइव करने का पूरा मैंने डेरिवेशन आपके ब्लैक बोर्ड पे कर दिया है। पॉज करके फटाफट उतारो। हाँ तो फ्रेंड्स, उतार लिया। तो अब आपके सामने 2-3 चीजें क्लियर हैं कि वेव फंक्शन किसकी भौतिक सार्थकता क्या होती है। तो मैं यूं कहूंगा कि वेव फंक्शन शाई अकेले की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसलिए हमेशा मोड ऑफ शाई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता होती है, और मोड ऑफ शाई स्क्वायर किसी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। दूसरा मैंने ये देखा कि नॉर्मलाइजेशन या प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या होता है, अर्थात मैं अगर मेरा इंटीग्रेशन संपूर्ण आकाश के लिए कर दूं तो संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ मतलब 100% होगी, कण कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ शाई स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां डीवी जो है वो संपूर्ण आकाश के लिए समाकलन है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने ये देखी। तीसरी चीज मैंने क्या देखी कि मैक्स बॉर्न ने जो बताया कि प्रोबेबिलिटी मोड ऑफ शाई स्क्वायर के बराबर होती है, तो मोड ऑफ शाई स्क्वायर के बराबर होने से और प्रोबेबिलिटी को जोड़ने से इसके ऊपर 2 प्रतिबंध लग जाते हैं शाई के ऊपर। पहला तो शाई परिमित होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और दूसरा शाई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, और साथ ही हमने देखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कि अगर कोई m मास का पार्टिकल है वो वीआरटी स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में गति करेगा तो उसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और ऑपरेटर्स हमारे पास में अलग अलग तरीके से होते हैं, किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, क्या उसके कंप्यूटेशन फंक्शंस होते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो आपको एमएससी तक काम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो ऑपरेटर्स के ऊपर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।